नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द सीक्रेट सिविल सर्वेंट्स में। और एक दिन के गैप के बाद मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। कल मैच था, टाइम पे होना था, बारिश की वजह से टलता गया और फिर रात को 2 बजे समाप्त हुआ मैच। देख रहे थे, मन मानता नहीं है, थोड़े शौकीन है मैच देखने के, बचपन से ही है, तो ठीक है, सॉरी कल के लिए। लेकिन आज फिर कुछ नया करने के लिए, जैसे GS5 अब तक मैं करा रहा था, उसमें कुछ पोर्शन अभी बाकी बचा हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैं उसे कंप्लीट नहीं कराऊंगा, मैं उसे भी कंप्लीट कराऊंगा, है ना। वो एक शेर है अकबर इलाहाबादी जी का, दुनिया में हूँ दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, दुनिया में हूँ दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाज़ार से गुजरा हूँ खरीदार नहीं हूँ। तो इस कोट के साथ मैं ये निबंध स्टार्ट करूँगा, निबंध का पोर्शन स्टार्ट करूँगा। कुछ नया हो जाए ना, कि निबंध के बारे में ऐसे बोल रहे थे, एथिक्स के बारे में। मैं एक ऐसे कंटेंट पे काम कर रहा हूँ जो तुम्हारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। बस थोड़ा सा समय चाहिए उसको, जब भी आएगा वो एकदम धमाकेदार होगा। GS1, GS2, GS3, GS4 चारों पेपरों के लिए आपको कंसाइज नोट्स मिल जाएंगे लगभग। अगर मैं उस पर काम कर पाया, मेरे को टाइम लगेगा उसमें कम से कम 15 से 20 दिन जो मैं कर रहा हूँ। तो साइड वाली चीज़ अभी करते हैं, पहले एस्से। तो एस्से को हम देखते हैं कि एस्से में कौन कौन सी जो बातें हैं छोटी, जिनको हमें देख सकते हैं। जैसे मेरा आइडिया, मैंने कभी एस्से पे काम पहले किया नहीं, लेकिन हाँ ये है कि 85, 90, 80 से ऊपर नंबर हमेशा रहे, है ना। मेंटरशिप वगैरह में हाँ 90 से भी ऊपर आए हैं, है ना। मतलब 65%, 70% अगर आपके नंबर आते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। अगर 50 में से आप जो है 32, 33, 30, अगर 30 भी लाते हो तीनों में तो 90 हो जाते हैं, है ना। तो उस प्रकार से इसको रहा, लेकिन अब उसको लेके जाना है 100 से ऊपर। तो उसके लिए हमें काम करना होगा कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातों पर। ऐसे के लिए भी वही है। तो आप ज़्यादा समय नहीं लेंगे तो सीधा पहुंचते हैं कि ऐसे में क्या है, निबंध है क्या वैसे। तो जो निबंध है UPSC में भी पूछा जाता है, UPPCS में भी पूछा जाता है, लेकिन हमारा फोकस है UPPCS, ठीक है ना। और ये 150 अंकों का 3 पूछता है। अगर UPSC का देखोगे तो UPSC में 8 आते हैं। जैसे हमारे यहाँ सेक्शन 3 सेक्शन होंगे, है ना, 3 सेक्शन होते हैं, लेकिन UPSC में 2 ही सेक्शन होते हैं। एक सेक्शन में 4, दूसरे सेक्शन में 4, उनमें से एक पिक करके आपको करना होता है। तो यहाँ पे भी 3 सेक्शन होते हैं, लेकिन एक एक करके पिक करना होता है। बट यहाँ पे जो वर्ड लिमिट होती है 1000 से लेकर के 1200 तक की वर्ड लिमिट होती है, और यहाँ कितनी होती है 700। यही अंतर है। बाकी जो हम कंटेंट पर काम करेंगे UPSC से बिल्कुल तनिक कम ना करेंगे, है ना। UPSC के एसओ से बिल्कुल तनिक कम ना करेंगे। कंटेंट पर काम तो वही करेंगे। क्वेश्चन जब रहेंगे तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हम कुछ देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग करेंगे फिर ऐसे की आंसर राइटिंग, ठीक है। चलिए फिर छोटी छोटी कुछ बड़ी बातें देख लेते हैं कि UPPCS में हमारे जो निबंध का प्रश्न पत्र होता है उसमें 3 खंड होते हैं, ठीक है। और प्रत्येक खंड में 3 प्रश्न होते हैं। इस प्रकार से 9 प्रश्न आते हैं निबंध में, ठीक है। और अलग अलग विषय पर होंगे वो। प्रत्येक खंड से एक विषय पर 700 शब्दों में निबंध लिखना होगा। मतलब 3 खंड आपके सामने जो दिखाई दे रहे हैं आपको, खंड 1, खंड 2, खंड 3, मतलब का, खा, गा, उसमें 3 ऐसे होंगे। उनके विषय अलग अलग हैं और बिल्कुल फिक्स हैं कि आर्ट एंड कल्चर से एक ऐसे आपको मिलेगा, सामाजिक क्षेत्र से आपको एक ऐसे मिलेगा, राजनीतिक क्षेत्र से आपको एक ऐसे मिलेगा। इनमें से आपको कोई एक ऐसे करना है जो आपको अच्छा लगे, इसे, ठीक है। वैसे ही फिर दूसरे सेक्शन पे जाओगे, दूसरे खंड पे विज्ञान पर्यावरण प्रौद्योगिकी से एक, आर्थिक क्षेत्र से एक, कृषि उद्योग से एक, यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन करना है, मतलब एक ऐसे पिक कर लिया, ठीक है। फिर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, बाढ़, सूखा आदि राष्ट्रीय विकास योजनाएं व परियोजनाएं, आपको यहाँ से भी एक क्वेश्चन, वो एक ऐसे पिक कर लेना। इस तरीके से आपको 3 ऐसे लिखने हैं जिनकी वर्ड लिमिट रहेगी 700, 700 और 700। देखो टाइम ऐसे में भरपूर रहता है, 3 घंटे आराम से लिख लो। और नंबर कितने रहते हैं इसके, 50, 50 और 50। और हमारा आंकड़ा है कि हम ऐसे को इतना बेहतर तैयार कर लें कि हम 35 के आंकड़ों को छू सकें। यहाँ थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो लमसम हम जब 105 करेंगे तो 100 तो पहुँच ही जाएँ, ठीक है। और वो हो जाएगा कुछ ठीक ठाक चीज़ें करने पे, है ना, वो हो जाएगा।
कुछ बेहतर तरीके से रणनीति तय करेंगे, कुछ बेहतर तरीके से कोटेशन याद रखेंगे, कुछ बेहतर तरीके से कंटेंट को तैयार करेंगे, ठीक है, और फिर हो जाएगा। जितनी मेहनत हम अदर पेपर के लिए करते हैं ना, GS 1, 2, 3, 4 के लिए, उतनी मेहनत ऐसे वाले पेपर के लिए कौन करता है। इसी वजह से नंबर भी कम रह जाते हैं। और ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये UPSC का ही कंटेंट उठाया है मैंने, लेकिन PCS में हम इसी कंटेंट के साथ चलेंगे, ठीक है। तो निबंध हेतु जो समग्र रणनीति है वो देखते हैं हम। 4 पॉइंट देखते हैं। नंबर 1 के विषय पर ही केंद्रित रहे। जो हमने आपको ऊपर बताए थे कि ऐसे आपको 3 खंड में 9 ऐसे पूछेगा और हर किसी का अपना विषय है, तो उस विषय पर ही केंद्रित रहेगा। आपका फोकस जो रहेगा वो विषय पर ही रहेगा, ठीक है। आगे, विषय की मूल भावना से स्वयं को जोड़े रखना। जो उसकी मूल भावना होती है उससे जोड़ के रखो। संपूर्ण निबंध का सुझाव निरंतर विषय की ओर बढ़े रहना चाहिए। जब आप ऐसे लिख रहे हो तो आप अपने विषय से ना भटकें, आप उसको ध्यान रखें। किसी विषय विशेष के सभी पहलुओं को, सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो, दोनों को कवर करते हुए व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करना है। अब जो विचारों को व्यवस्थित और सुनिश्चित ढंग से व्यक्त करना होता है, जो दूसरा पॉइंट हम बता रहे हैं, ये वो कैसे, सोचने का ढंग अव्यवस्थित और उलझाऊ नहीं होना चाहिए, है ना, कि आप जो सोच रहे हो एक क्रम से चला, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा की प्रवृत्ति से बचें, इधर उधर उठा करके ना फेंकें। क्रम होना चाहिए किसी भी चीज़ को करने का, क्रमिकता। जैसे मैं कहूँ अपाला घोषा लोपामुद्रा, और फिर मैं कहूँ बुद्ध महावीर नानक, और मैं स्टार्टिंग ये कह दूँ कि बुद्ध महावीर नानक से लेकर के अपाला घोषा लोपामुद्रा तक, तो ये क्रमिकता नहीं है। क्रमिकता ये है कि अपाला घोषा लोपामुद्रा पहले थी, बुद्ध महावीर नानक बाद में थे। तो इसको ऐसे कहा जाए कि अपाला घोषा लोपामुद्रा से लेकर के बुद्ध महावीर नानक तक। तो ऐसे ही तो अनियोजित नहीं करना, हमको अव्यवस्थित नहीं करना है। निबंध लेखन से पहले संक्षिप्त रूपरेखा बना लें, जिससे विचारों को सुनियोजित ढंग से व्यक्त किया जा सके, है ना। पहले लिखने से पहले ही तीनों ऐसों की अलग अलग वो जो कच्चा चिट्ठा तैयार करते हैं ना, वो बना लें, जिसमें आप कोटेशन वगैरह जो उसमें यूज करने वाले हो वो भी लिख लें वहीं, है ना। और कौन कौन से सेक्टर्स में आप बात करने वाले हो, है ना, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, पर्यावरणीय, है ना, जो भी जितने भी सेक्टर आपके होंगे वो सब लिख लो, और क्या क्या लिखना है। तो संक्षिप्त रूप में विषय के संभावित पहलुओं को लिखें। प्रासंगिक उदाहरण जो हैं, उक्तियां हैं, पंक्तियां, उन सबको शामिल कर लें, ठीक है। अगला पॉइंट कहता है कि संक्षेप में लिखें, कम लिखें पर प्रभावी लिखें। निर्धारित शब्द सीमा का उल्लंघन करने से बिल्कुल बचें। जैसे अगर 700 शब्द सीमा दे रखी है तो आप ज़्यादा ना जाएं, कम ही लिखें। और अगली बात है कि पैराग्राफ में लिखें, बहुत लंबे पैराग्राफ बिल्कुल ना बनाएं, ठीक है। और बहुत लंबे का मतलब है कि एक पेज अगर आपको दिया गया है तो उसमें कम से कम 2 पैराग्राफ में आप जो है, मिनिमम तो 2, अगर 3 भी हो सके आपके उस पेज पे, तो आप 3 पैराग्राफ में भी उसको बना सकते हो, तो वो अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है। 4th है आपका प्रभावी और सटीक अभिव्यक्ति। ये कैसे हो, जो आपका कंटेंट है जिसे आप प्रस्तुत करने जा रहे हो, ऐसे में वो प्रभावी और सटीक होना चाहिए। उपयुक्त जो तीनों बिंदु ऊपर बताए थे, उनको समझकर निबंध लिखते समय उनका समावेश करना निबंध को प्रभावी और सटीक बनाता है। वो कैसे, अगर वो चारों पॉइंट ऊपर के हमने जो बताए, उनकी अगर कसौटी पर हमें खरा उतरना हो, तो और कौन सी बातें हैं जो ऐसे में हमें ध्यान रखनी होती हैं। सबसे पहली बात जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हमेशा बोला जाता है कि फ्लो बनाए रखो, प्रभाव बना रहना चाहिए। पढ़ते टाइम ऐसा ना लगे, ऐसे भी कुछ ऐसा ही है जैसे आप मूवी वगैरह देखते होगे, पुरानी मूवियाँ देखोगे तो आपको लगता होगा कि हीरो आ गया, कहीं भी एंट्री मार दी, कहीं गद्दार घुस के आ गया विलेन, कभी भी डांस हो गया, कभी भी कुछ भी हो गया। पुरानी मूवियों में जो एडिटिंग हुआ करती थी मूवियों की, ऐसी हुआ करती थी, उलझाऊ, अव्यवस्थित। अब एडिटिंग का कमाल ये है कि जब स्टोरी एकदम खतरनाक लेवल पे चले तो प्रभाव बना रहे, है ना, एक स्टोरी लगातार चलती रहे। तो ऐसे में तो यही है कि प्रभाव बना रहे। सबसे आकर्षक पक्ष है ये निबंध के लेखन का, निबंध का प्रभाव बना रहे। निबंध विचारों का व्यवस्थित, सुनियोजित और क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण है। निबंध की अगर डेफिनेशन अगर आप जानो, निबंध का मतलब ही यही होता है कि जो आपके विचार हैं उसको व्यवस्थित तौर पर सुनियोजित और क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण करना। इससे आप बिल्कुल समझौता न करें, इसका प्रभाव बना रहना चाहिए। विचारों को प्रस्तुत करते समय उनके मध्य में जो अंतर संबंध है उसको पहचानने की कोशिश करें, और यह अंतर संबंध आपके निबंध में झलकना भी चाहिए, जो आप अंतर संबंध बना रहे हो। जैसे आप पैराग्राफ बनाओगे और पैराग्राफ में एक दूसरे से इंटरकनेक्शन दिखना चाहिए।
जैसे यहाँ बताया भी है कि अगले पैराग्राफ की शुरुआत पिछले पैराग्राफ के अंत से जुड़ी हो, दोनों में एक सहज संबंध होना चाहिए जो पैराग्राफ हम बनाएंगे, ठीक है। प्रवाह निरंतर अभ्यास से अर्जित किया जा सकता है, तो अब लगातार जब ऐसे लिखेंगे संडे टू संडे लिखा करेंगे ऐसे, और नहीं तो जो प्रीवियस ईयर के ऐसे होंगे बढ़िया से बढ़िया वो ला करके कॉपी हम डिस्कशन कर लिया करेंगे यहाँ कैसे ऐसे लिखा गया है। संतुलित दृष्टिकोण और मध्यम मार्ग, ये है कि जब आप ऐसे लिख रहे हो, देखो आप एक वैसे भी सिविल एस्पिरेंट होने के नाते संतुलित और मीडियम पाथ का तो होना ही चाहिए, ऐसे में भी वो पर्सनालिटी हमारी झलकनी चाहिए कि संतुलित और व्यवहारिक पक्ष लेना हमेशा बेहतर होता है। स्पेशली निष्कर्ष लिखते टाइम तो बिल्कुल संतुलित दृष्टिकोण के साथ लिखें। मीडियम पाथ तो हमेशा ही बेस्ट होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन आप उनके बीच में जाओ, अति मत करो किसी चीज़ की, अतिवादी दृष्टिकोण बिल्कुल गलत है। तीसरा, विषय वस्तु का व्यापक दायरा रखो, सभी पहलुओं को कवर करो। अब वो सभी पहलू कौन कौन से हैं? आपके विचारों में संकीर्णता नहीं झलकनी चाहिए, आपके विचार ऐसे लगने नहीं चाहिए कि आप संकीर्ण विचारधारा से हो। सपोज करो महिला सशक्तिकरण पे आप कोई चीज़ लिख रहे हो और आप उसी में डाल दो कि फेमिनिज्म पे कुछ बोलते जा रहे हो और नेगेटिव पॉइंट आप डाल दो, तो वो संकीर्णता नहीं लिखनी चाहिए। पता चले कि ऐसा लगे कि उसमें तो ये तो एंटी फेमिनिज्म वाला व्यक्ति है। तो संतुलित दृष्टिकोण को अपनाकर चीज़ों को समग्रता में देखें आप। और वो समग्रता क्या है? समग्रता के लिए आपको निबंध के विषय में विभिन्न पहलुओं और पक्षों को पहचानना पड़ेगा कि इसमें कितने जो विषय है आपने जो सेलेक्ट किया विषय, सपोज करो जैसे वुमेन एम्पावरमेंट ही है, तो वो जो सेलेक्ट किया आपने उसके कितने पहलू हो सकते हैं, कितने पक्ष हो सकते हैं वो जानो और उन पर फिर सुनियोजित ढंग से चर्चा करिए। अब ज्ञान के विभिन्न आयामों के बीच परस्पर जुड़ाव हो, जो आप लिख रहे हो, जो पैराग्राफ बनाओगे उनके बीच में जो आयाम आप दोगे, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, हैं, सोशली, तो उनके बीच में एक परस्पर जुड़ाव होना चाहिए, वो दिखने चाहिए, ठीक है। चलिए कुछ संभावित पहलू देख लीजिए, जो पहलू हम बात कर रहे थे कौन कौन से होते हैं। ये 13-14 करीब लिख के दिखा दिए इधर। सोशली है, कल्चरली है ना, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिकल है, फिलोसॉफिकल है, डिप्लोमेटिक है, डेमोग्राफिक है, इकोलॉजिकल है, रिलीजियस स्पिरिचुअल है, साइंटिफिक टेक्निकल है, हिस्टोरिकल है, ज्योग्राफिकल है, जेंडर बेस्ड है। ये इंग्लिश में लिख दिया तो इसकी हिंदी भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सामाजिक, जैसे ये सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, दार्शनिक, कूटनीतिक, है ना, जनसांख्यिकी, इकोलॉजी का मतलब पर्यावरणीय, रिलीजियस मतलब धार्मिक और आध्यात्मिक, साइंटिफिक वैज्ञानिक और टेक्निकल, हिस्टोरिकल ऐतिहासिक, भौगोलिक, है ना, जेंडर बेस्ड लैंगिक आधार पे, ठीक है। तो साथ ही इन बातों का भी ध्यान रखें, जैसे वो ऊपर वाली बातें तो यही है, सेक्टर वाइज देख लेंगे। समस्याओं को भी समझें आप, समस्या के कौन कौन से पहलू होते हैं। प्रशासनिक और राजनीतिक ढांचा कैसा होता है? व्यक्ति से शुरू होता है, विश्व तक चला जाता है। व्यक्ति से परिवार बनता है, परिवार से समाज, है ना, समाज से गांव बनता है, गांव से कस्बा, कस्बा से नगर बनता है और नगर से राज्य और राज्य से राष्ट्र। और इसकी अपनी अपनी समस्याएं होती है राजनीतिक और प्रशासनिक तौर पर। इन समस्याओं को सभी स्तरों पर आपको देखना होगा। ऐसे में इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, और आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखोगे, आपके पास कंटेंट की कमी नहीं पड़ेगी। आप कैसा भी ऐसे हो ना, जनरल तो लिख ही आओगे, जिसमें आप जो है 27-28 नंबर, 25 नंबर से तो कम नहीं ले पाओगे। तो 80 से अब तो वैसे निकल जाने हो, मुझे अपना ही मालूम है। कोई किसी भी चीज़ पर ऐसे लिखवा लो, इन साधारण पॉइंटों के साथ कभी भी ऐसे लिखा जा सकता है, क्योंकि आपके पास बहुत सारे डायमेंशन होते हैं आपके दिमाग में। लेकिन उसको बेहतर बनाना है हमको, और बेहतर बनाने के लिए कंटेंट हमको रखना पड़ेगा अच्छा था। विषय के कुछ मानक या कसौटियाँ हो सकती हैं, जो हम कह रहे थे कि विषय, तो विषय कैसे, इनके माध्यम से विषय का सार्थक विकास किया जा सकता है। ये जो ऊपर हैं जो हमने बताए थे, जब आप किसी सब्जेक्ट जो ऐसे आप चुनोगे, उनको जब इतने डायमेंशनों में देखोगे, उनकी समस्याओं का डायमेंशन अलग देखोगे, उनके पहलुओं में इतना में जब बांटोगे आप, इसमें से अगर 8-7 भी पॉइंट उठा लोगे तो भी आपका ऐसे उतने शब्दों में कंप्लीट हो जाएगा। मानक और कसौटियाँ देख लीजिए, स्टैंडर्ड कौन कौन से होते हैं जिन पे आप बात कर सकते हो। आप शिक्षा पे देख सकते हो, स्वास्थ्य पे देख सकते हो, रोजगार पे देख सकते हो, कृषि, ग्रामीण विकास, न्याय, गरीबी उन्मूलन, स्वच्छता, ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण, जैव विविधता संरक्षण, संचार और परिवहन। ये सब पॉइंट जो हैं वो आपको मल्टी डायमेंशनल बना देंगे, है ना। आपका जो दिमाग जिस समय लिखते टाइम है आप सोचने बैठोगे कि अब क्या लिखें इसके बाद, तो आपके दिमाग में उससे जुड़ी हुई चीज़ें आनी चाहिए। वही मेरे दिमाग में मैं कहूँ कि महिलाओं के ऊपर, तो महिलाओं के शिक्षा से संबंध नहीं है, महिलाओं का स्वास्थ्य से संबंध नहीं है, महिलाओं का रोजगार से संबंध नहीं है, बताओ महिलाओं का कृषि से क्या संबंध है, महिला ग्रामीण विकास में कैसे भूमिका निभाती है, महिलाओं का जुडिशियल सिस्टम में क्या सिस्टम है, उनको न्याय कितना मिलता है,
महिला गरीबी उन्मूलन में किस तरीके से भागीदार होंगे और कैसे खत्म किया जाएगा, महिलाओं की स्वच्छता में क्या भूमिका है, महिला ऊर्जा सुरक्षा से कैसे जुड़ी हुई है, महिला पर्यावरण से कैसे जुड़ी है। एक ही टॉपिक के कितना डायमेंशन हम देख रहे हैं, तो ऐसे ही है, इनका इस्तेमाल ऐसे ही इसी तरीके से किया जाएगा। ठीक है। नंबर 4, समग्रता और दूसरों के विचारों का सम्मान। मतलब जब ऐसे लिखें आप, तो आप ये ना समझें कि अभी आपका एक विचार है और आप उसी को मान के चल रहे हो कि यही सत्य है, और दूसरी बातों की आप अनदेखी कर रहे हो, तो वो गलत होगा। एक बात को पकड़कर बाकी महत्वपूर्ण पक्षों की अनदेखी करना समझदारी नहीं है। आपको मल्टी डायमेंशनल होना होगा। ज्ञान बहुआयामी और बहुपक्षी होता है, जैसे जैन धर्म का अनेकांतवाद और स्यादवाद का सिद्धांत जो है। उसी तरीके से भूमिका देखिए, भूमिका और निष्कर्ष कैसे लिखा जाएगा, तो ये भूमिका के बारे में है ये पॉइंट जितने भी हैं। ठीक है, कि भूमिका कैसे शुरू कर सकते हो आप। भूमिका कविता या कोटेशन से भी, है ना, जो टॉपिक से संबंधित कोई कविता हो, कोई कोटेशन हो, उससे शुरुआत कर सकते हो, या फिर किसी महापुरुष के वक्तव्य से शुरू कर सकते हो आप, और या फिर किसी कहानी से शुरू कर सकते हो, कुछ विषय की पृष्ठभूमि से शुरू कर सकते हो। इस तरीके से किए जाते हैं। अब जब इन सब में से कोई तरीका उठा लोगे आप, तो तरीका कोई भी हो, बट भूमिका दूरदर्शी और प्रभावी होनी चाहिए। आपकी जो भूमिका हो वो दूरदर्शी हो और प्रभावी हो। ठीक है, ये सब पॉइंट है, अभी देख लो। बाकी जब ऐसे करेंगे तो उसमें हम देखेंगे किस तरीके से लिखा गया है। निशान जैन सर की कॉपी देखेंगे, कम से कम 10-12 ऐसे लिखे हैं उन्होंने। उसके बाद तो ऐसे पे वो पकड़ आ जाएगी ना कि कोई भी ऐसे लिख देंगे हम। अंत में निष्कर्ष लिखना ना भूलें और अतिवाद से बचें। संतुलित व विनम्र राय रखें और पूरे निबंध का निचोड़ प्रस्तुत करने की कोशिश करें कि जो आपने ऊपर लिखा वो आपके निष्कर्ष में दिखना चाहिए, है ना। सकारात्मक नज़रिए के साथ उस निष्कर्ष में आप आशावादी बने रहें और समाप्त कर दें। ठीक है, आगे अगला पॉइंट और देखते हैं कि लेखन शैली कैसी होनी चाहिए आपकी। आपका लेखन शैली और प्रस्तुतिकरण कैसा होना चाहिए, आपकी लिखने की शैली क्या रहे और प्रस्तुतिकरण कैसा हो, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये कुछ ऐसे देख सकते हो कि भोजन कैसे बना है और कैसे परोसा गया है, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। अगर भोजन अच्छा बना है और अच्छे तरीके से परोसा गया है तो ये तो सोने पे सुहागा होगा। आपके पास कंटेंट बहुत अच्छा नहीं है लेकिन आपने बहुत अच्छा प्रस्तुत कर दिया तो भी नंबर आप ले जाओगे। ठीक है ना, वो कंटेंट बहुत बेहतर है आपका लेकिन आपका प्रस्तुतिकरण उतना अच्छा नहीं है। वही वाली बात है, खाना बहुत बेहतरीन बनाया, टेस्टी बनाया है, लेकिन प्रस्तुतिकरण सही से नहीं किया गया उसका, तो थोड़ा सा तो अपने मानकों से नीचे आ ही जाएगा। तो यदि आपके विचार, तथ्य और तर्क श्रेष्ठ और प्रभावी हैं तो उनका प्रस्तुतिकरण भी कैसा होना चाहिए, प्रभावी होना चाहिए। अब इस प्रस्तुतिकरण को प्रभावी बनाने के लिए कुछ पॉइंट हैं, है ना। जैसे पैराग्राफ बनाकर लिखें, पहला पॉइंट यही है कि कैसे प्रस्तुतिकरण बेहतर किया जाए। पैराग्राफ बनाकर लिखें, हर एक पेज पे कम से कम 2 से 3 पैराग्राफ होना चाहिए, है ना। व्याकरण की अशुद्धियों से बचें, है ना। व्याकरण जो आप लिख रहे हो शब्दों को, उन शब्दों की अशुद्धियों से बचें। ठीक, सरल और सहज हिंदी का प्रयोग करें, ज़्यादा ऐसे क्लिष्ट वर्डों का इस्तेमाल ना करें, और प्रसंगानुकूल जहाँ ज़रूरत है उस अकॉर्डिंग आप देखो कि उर्दू के शब्द भी प्रभाव बनाए रखने में सहायता करते हैं तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। और अगली बात आती है कि अच्छी हैंड राइटिंग कितना मायने करती है। देखो अच्छी चीज़ तो वैसे ही मायने करती है, अच्छी हैंड राइटिंग प्रस्तुतिकरण में 4 चांद लगा देती है। वैसे ज़्यादा ये नहीं है कि ज़्यादा मायने करती है, पर करती तो है। हम कितना भी कह लें लेकिन खूबसूरत चीज़ों की तरफ आकर्षित तो होते हैं, ह्यूमन टेंडेंसी है, बताओ ह्यूमन नेचर है ये। तो अच्छी हैंड राइटिंग प्रस्तुतिकरण में 4 चांद लगा देती है। स्वच्छ और स्पष्ट लिखें जो पढ़ने में आसानी बनी रहे, ऐसा नहीं कि जो एग्जामिनर हो, चेकर हो, वो परेशान हो जाए उसे देखने में। और महत्वपूर्ण बात को रेखांकित कर सकते हो आप, है ना। अंडरलाइन करके कोई अच्छी बात कर रहे हो तो वहाँ अंडरलाइन कर दो, इस चीज़ का ध्यान रखें। ठीक है, अगला देखते हैं 7वां, सूक्तियों और कथनों उद्धरणों का उपयोग करें। यही तो मेन है, इसे तो रटेंगे हम, है ना, लिख लिख के रटेंगे, इनका इस्तेमाल करना भी सीखेंगे। फिर सूक्तियों, कथनों, उद्धरणों का प्रयोग विषय के अनुरूप तो बेझिझक प्रयोग करें इनका। सूक्तियों का प्रयोग प्रसंगानुकूल और सहज होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कहीं भी घुसे देंगे, वहीं आवश्यकता के अनुसार जहाँ ज़रूरत होगी हमें वहाँ लगाया जाएगा। 8वां, ये गुणात्मक सामग्री, मतलब जो कंटेंट है वो क्वालिटेटिव होना चाहिए, क्वांटिटेटिव ना हो लेकिन क्वालिटी होनी चाहिए, उसका प्रयोग करें। तो अच्छी और स्तरीय विषय सामग्री निबंध को उत्कृष्ट बनाने में सहायता करती है। बेहतर कंटेंट जो हमारे पास होगा वो निबंध को और बेहतर बना देगा, है ना। वैचारिक संकीर्णता या हल्कापन प्रदर्शित ना होने दें बिल्कुल भी। आपके विचारों में ये झलकना नहीं चाहिए ऐसे में कि आप जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद या सांप्रदायिकता की गंध आ रही है आपकी भाषा लैंग्वेज में लिखते टाइम। ठीक है ना। आगे
विचारकों महापुरुषों के जीवन दर्शन कथनों को उद्धृत किया जा सकता है, जैसे अरस्तु हैं, सुकरात हैं, कृष्ण बुद्ध, महावीर हैं, मतलब जितने भी हैं आप उनको कोट कर सकते हो। ये आपकी सामग्री की जो गुणात्मकता को बढ़ा देते हैं, ठीक है। और धर्म दर्शन, आध्यात्म, इतिहास आदि के जो भी लगे जहाँ ज़रूरत हो, है ना, रिलेवेंस दिखाई दे रहा हो उसका, तो वहाँ हम कोट कर सकते हो उनको। बट ज़रूरत से ज़्यादा एकेडमिक ना बने, ज़रूरत से ज़्यादा इंटेलेक्चुअल ना बने, है ना, साधारण एक अपना सहज बने रहे आंसर में, ज़्यादा एकेडमिक बिल्कुल ना बने और ना इंटेलेक्चुअल बने ज़्यादा। तीसरा पॉइंट है कि आपको आवश्यकता के अनुसार अपनी बातों की पुष्टि के लिए तथ्यों और आंकड़ों का, हमेशा कहते हैं कि ज़्यादा इसमें डाटा वगैरह, कंटेंट वगैरह इस्तेमाल है। अब इकोनॉमी वगैरह का पेपर वो ऐसे लिखोगे आप, तो थोड़े बहुत तथ्य और डाटा भी देने पड़ेंगे जिससे कि आप अपनी बात की पुष्टि कर सकें, तो आप इस्तेमाल कर सकते हो इसका भी, ये बेहतर विकल्प है ना। बट यह इतना ना हो कि निबंध की सहजता और प्रभाव टूटने लगे, जहाँ जहाँ ज़रूरत हो वहाँ डाल दो। आगे, सरकार की नीतियों की कोरी आलोचना बिल्कुल ना करें। आप वैसे भी सिविल सर्वेंट बनने वाले हो, तो सिविल सर्वेंट का तो काम ही होता है कि पॉलिसी अगर बन चुकी है तो उसका इम्प्लीमेंट करना, है ना। और उस पॉलिसी में तुम कैसे सरकार के खिलाफ जाओगे, तो सरकार की नीतियों की कोरी आलोचना बिल्कुल नहीं करी। अगर बतानी भी है तो उसका आपके पास ऑप्शन होने चाहिए, विकल्प देने चाहिए, और वो भी विकल्प तुम्हारे दिए हुए होने चाहिए, किसी रिपोर्ट में आया हो, है ना, किसी एजेंसी ने बताया हो, किसी कमेटी में बात कही गई हो, सुप्रीम कोर्ट की बात हो, वैसी दे सकते हो। तो उसमें सुधार के सुझाव जरूर दे सकते हो आप। सुधार के सुझाव देना हमेशा अच्छा रहता है। अगला, निबंध के सही विषय का चुनाव करें। ये बहुत बड़ी लड़ाई है, मेरे साथ एक बार हो चुका है। अगर आपने किसी भी खंड में तीनों ऐसे देखे और आपने ऐसा सेलेक्ट कर लिया जिस पे आप ज़्यादा लिख नहीं सकते थे, आपके पास उसके बारे में ज़्यादा जानकारी थी नहीं, तो इसलिए सिलेक्शन सबसे पहले ज़रूरी है, चुनाव बहुत ज़रूरी है कि आप कैसे ऐसे का चुनाव करते हो। इसलिए अपने अभिरुचि और जागरूकता के अनुकूल विषय चुनें, जिस विषय पर आपके पास पर्याप्त सामग्री व उसकी पुष्टि हेतु तर्क उपलब्ध हो उसे प्राथमिकता दें। आधी लड़ाई जीती आती है यहीं पे, वरना ऐसे कभी सेलेक्ट कर लो और आधा लिखो, फिर कहो यार इसे छोड़ देते हैं, इसके बारे में हम ज़्यादा लिखने, टाइम नहीं होता फिर आपके पास। तो क्या करें और क्या ना करें, अब लास्ट बात है, लेखन अभ्यास करें। और क्या कर सकते हो, अच्छी किताबें और पत्रिकाएं पढ़ते रहें लेखन अभ्यास के लिए, और ये ऐसे के लिए बहुत कम फ़ायदेमंद चीज़ हैं। नई किताबें अलग अलग, जैसे कुछ किताब का मैंने लास्ट टाइम एक किताब पढ़ी थी, पावर ऑफ अनकॉन्शियस माइंड, तो जैसे वहाँ किताब पढ़ोगे कुछ चीज़ें वहाँ से सीखोगे, तो उनका इस्तेमाल कहीं भी कर सकते हो आप। बाकी ग्रुप डिस्कशन है, जब भी हम यार दोस्तों से बातें करते हो, अगर फालतू की बात ना करें, तो पढ़ाई लिखाई की अगर बातें होती हैं और किसी टॉपिक को लेकर के बातें होती हैं तो वो बड़े फ़ायदेमंद रहता है। और क्या करने से बचें, है ना, क्या करें ये बता दिया, क्या करने से बचें। अधजल गगरी छलकत आए, थोता चना बाजेगा ना, ये नहीं करना है। ज्ञान कम है लेकिन वाहवाही बहुत अपने आप ही कर रहे हो। जुगनू कितना भी चमक ले रात को, लेकिन सूरज नहीं बन सकता, इसलिए अपना प्रचार प्रसार ऐसा ना करें कि तुम सूरज हो। तो इस सब चीज़ों से बचें, ठीक है ना। एक से एक टैलेंटेड लोग पड़े हुए हैं, सहजता बनाए रखें, उस ऐसे में भी झलकनी चाहिए वो सहजता। अपने ईगो को सीखने की प्रक्रिया में आड़े बिल्कुल ना आड़े दें, चाहे छोटों से सीखना पड़े चाहे बड़ों से सीखना पड़े। और मेरा तो हमेशा से एक मानना रहा है इस वाली प्रवृत्ति में, मेरी यारी दोस्ती ज़्यादातर छोटे लोगों से, छोटा मतलब मेरे से उम्र से कम स्टूडेंट्स के साथ हो जाती है। अरे यार ये उल्टा हो गया क्या, मैं ऐसे दिखाने वाला था, क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कि जनरेशन गैप नहीं होना चाहिए। जनरेशन गैप एज में ज़रूर है, विचारों में ना हो, उनसे हम सीखते हैं बहुत कुछ। चलिए, वैसे ऐसे ये उल्टा है, अगर थोड़ा सा घुमा के आपको देखना पड़ेगा, फ़ोटो लेते टाइम ठीक नहीं रहा। ये मेरा ये दृष्टि में मैंने लिखा था इसको, इसमें मुझे 32 नंबर मिले थे, ऐसे ये वाला पकड़ लिया था मैंने। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन सा लिखूँ, तो ये नई शिक्षा नीति, विश्वगुरु बनने का मंत्र। अब नई शिक्षा नीति से संबंधित तो जो प्रावधान थे वो पता थे कौन कौन से हैं, अब उन्हीं को बीच में ऐड कर देना लगातार। तो इसको जो शुरू किया मैंने कोटेशन से शुरू किया, क्योंकि ऐसे शुरुआत कर सकते हैं हम कि विश्वविद्यालय, कारखाने तथा अध्यापकगण, ये इस टाइप से मैंने ये यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है। फिर बाद में राधा कृष्णन का कोट है ना, हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति, तो स्टार्ट किया, ठीक था। आगे जब चले तो अब पूरा नहीं ले पाया क्योंकि लंबा हो जाता काफ़ी, है ना, तो बीच बीच में से मैंने 1-2 पेज उठा लिए थे, और इस तरीके से ये कोटेशन वगैरह बीच बीच में डाली गई हैं, है ना। और सारे सेक्टर भी डाले थे, जैसे कूटनीतिक परिप्रेक्ष्य यहाँ डाल दिया,
और चलते गए एंड में, शायद एंड वाला पेज ही लिया होगा फिर मैंने, ठीक है। जैसे 32 नंबर थे 50 में से, आ सकते हैं और बेहतर किया जाए, जैसे राइटिंग अच्छी की जाए, बाकी और डायमेंशन किए जाएँ, और इन्होंने जो बताया ये ठीक है, इन सब चीज़ों से सीखना चाहिए। जैसे ये आनो भद्रा कृत्वो यंतो विष्यते, ये मैं पहले ऐसे में भी डाल चुका था। अब आपको 3 ऐसे लिखने होते हैं, तीनों ऐसों में ज़्यादा पुनरावृत्ति विचारों की होनी नहीं चाहिए, ना कोटेशन की पुनरावृत्ति होनी चाहिए। आपका राइटिंग स्किल उस तरीके से हो कि तीनों ऐसे अलग दिखाई दें। तो ये लिखा गया है बाकायदा, एकदम आशावादी दृष्टिकोण में, आप देख सकते हो, है ना। तो आगे हम और ऐसे, मैं कहूँगा कि मैं जो लेके आऊँगा ना, काम कर रहे हैं आपके लिए यार, मैं लगा पड़ा हूँ अकेला इस चीज़ पे, क्योंकि इस चीज़ से मुझे भी बहुत हेल्प हो रही है और मेरे में भी सुधार होगा आगे, और आप लोगों के लिए। और मुझे कुछ इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट से कंटेंट मिल जाता है, कुछ दोस्त लोग हैं अपने, है ना, क्योंकि हिंदी मीडियम में कंटेंट उतना कंसाइज होकर के नहीं है। अब एक मेरे को कंटेंट मिला है, अभी 500 रुपये में ख़रीदा था उसे, उस पर काम चल रहा है, और वो हमारे तुम्हारे सबके फ़ायदे आएगा। उस पर जब मैं काम कंप्लीट कर लूँगा तो मैं आपको उसे दे दूँगा PDF के फॉर्मेट में निकाल करके, और या फिर पढ़ा दूँगा उसको, है ना। और बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा लगा वो बेहतर। बस ये है कि इंग्लिश से हिंदी में उसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ मैं, तो टाइम लगेगा उसको, है ना, लिखने में। तो ये ऐसे से संबंधित था, ठीक है। और ये BPSC के बच्चे हों वहाँ भी काम है, ऐसे जहाँ भी लिखा हो, RO में ऐसे लिखोगे तो भी ये चीज़ें पॉइंट काम आएंगे। बाकी और ऐसे हम देखेंगे, और निशान चंद सर के देखेंगे 10 से 12 ऐसे कम से कम। उसके बाद ऐसे में जो पकड़ आ जाएगी ना हमारी, 2-4 अलग से और देख लेंगे। पर क्योंकि निशान चंद सर के ऐसे पर्सनली मुझे बहुत प्यारे लगे, सबसे बेहतरीन ऐसे, क्योंकि उनके तो उसमें 160 नंबर थे, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऐसे में उन्हीं के रहे अब तक, ठीक है ना। तो चलिए, थैंक यू सो मच। और कल तो फिर वर्ल्ड कप ही है, फाइनल T20, इंडिया जीते, दुआएं मनाओ। फाइनल में जाके हारती है इंडिया, पर ऐसा ना हो, बेहतर है। बाकी तो सब ठीक है, गर्मी पड़ रही है, बारिश दिल्ली में खूब हो गई है, तो उतनी गर्मी भी नहीं लग रही है। और अपनी बात हम समाप्त करते हैं इस ऐसे की गौतम बुद्ध जी के एक कोट से, जो कहते हैं कि आप पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी ऐसे व्यक्ति को खोज लें जो आपको आपसे ज़्यादा प्यार करता हो। अगर आप खोजने निकलेंगे कि कोई आपसे ज़्यादा प्यार करता हो, तो आप पाओगे कि आप खुद कर सकते हो इतना प्यार, उतना कोई आपसे नहीं कर सकता जितना कि आप खुद अपने आप से प्यार कर सकते हो। तो दोस्तों, अपने आप से प्यार करते रहें और लगातार मेहनत करते रहें। खुद को ही तो बनाना है, खुद के क्रिएशन के लिए ही तो हम काम करते हैं, ठीक है ना। अब ज़्यादा लंबी बकैती नहीं काटेंगे, 28 मिनट ऑलरेडी ले चुके हैं। सो थैंक यू सो मच।